चौक एंड डस्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी पढ़ने के लिए कोर्स भी चुना है, तो उसमें आपको 2 किताबें पढ़नी हैं, स्पर्श और संचयन। आज मैं संचयन किताब से पाठ 1 जो महादेवी वर्मा की लिखित कहानी है गिल्लू, उस कहानी की मैं सार बताने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसका विस्तार से इस कहानी को बताई हूँ ताकि आप सभी को कोई परेशानी ना हो, पर वैसे बच्चे जो इसका सार समझना चाहते हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कि पशु पक्षियों से वो उन्हें बेहद प्रेम था। उनके इस विशाल हृदय का, संवेदनशील हृदय का परिचय आपको उनकी अन्य कहानियों को पढ़ने के बाद भी मिला होगा, जो उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों के बारे में उस पर आधारित लिखा है। कई उनकी कहानियाँ हैं, नीलकंठ है, गौरा, सोना और ये कहानी गिल्लू। आपको जब भी मौका मिले इनकी और भी कहानियों को आप पढ़िएगा, फिर आप समझेंगे कि पशु पक्षियों की रक्षा करना भी हम इंसानों का कर्तव्य बनता है। हम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं बुद्धि विवेक में, सहनशीलता में। तो ये मिसाल है इस चीज़ की, और इनकी कहानियाँ हमारे अंदर वो सोच विकसित करती है, समझ विकसित करती है कि किस प्रकार हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। बड़ी ही मार्मिक कहानी है ये गिल्लू। कहानी की शुरुआत ही होती है कि लेखिका अपने उस प्रिय पौधे सोनजूही के पास खड़ी हैं और उसमें खिले हुए फूलों को निहार रही हैं और कह रही हैं कि एक वक्त था जब यहाँ आकर वो उस पौधे में ढेर सारे लगे कलियाँ और फूलों को निहारती थी कि कितने फूल लगे हैं, कैसे हैं। सोनजूही बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है जिसमें कि कई इसके प्रकार होते हैं, लेकिन कह रही है कि आज मुझे किसी कली की नहीं बल्कि उस छोटे से जीव की तलाश है, उस लघु प्राण की खोज है। लघु मतलब छोटा, प्राण मतलब जीव, और ये वो जीव है गिल्लू। लेकिन वो अफसोस कर रही हैं कि अब वो शायद इसमें मुझे दिखाई दे या ना दे, क्योंकि वो तो इस मिट्टी में विलीन हो गया है। एक दिन की बात है कि लेखिका बरामदे में बैठे हुए अपना कुछ काम कर रही थी, तभी उनकी नज़र जाती है कुछ जो गमले उन्होंने लगा रखे थे बरामदे में। देखती हैं कि 2 कौवे इधर से उधर चोंच मार रहे हैं, और तभी उन्हें कौवों का इतिहास स्मरण हो आता है कि कैसे कौवे को समादरित और अनादरित भी कहा जाता है। और इसी बीच उनकी नज़र जाती है उस गमले और दीवार के बीच में कि एक छोटा सा कोई जीव है जिसे कौवे अपना आहार बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जाकर वहाँ देखती हैं वो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो कि घायल हो गया था कौवे के प्रहार से। उनके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि इस जीव की रक्षा करनी चाहिए, ये घायल है, इसका उपचार करना चाहिए। देखिए किस तरह से उनका हृदय व्यथित हो उठा उस छोटे से जीव के दुख या कष्ट को देखकर। लोगों ने कहा भी, उनके घर के सदस्यों ने, कि नहीं ये नहीं बच सकता है, बहुत घायल है, लेकिन उनका मन ना माना। कहते हैं ना कि जब तक सांस तब तक आस। हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा ही करती हैं। वो उसे उठा कर लाती हैं, उसके रक्त को पोंछती हैं, मरहम लगाती हैं, और रुई की बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उसके मुख में भी डालती हैं। लेकिन वो बच्चा जो गिलहरी का था इतना नाजुक, इतना कमज़ोर और घायल अवस्था में था कि उसे उतनी शक्ति नहीं मिली कि उस रुई की बत्ती से दूध को पी सके। काफ़ी प्रयत्न उन्होंने किया, और 2-3 घंटे बाद उसके मुख में थोड़ा सा पानी का बूंद टपकाया जा सका, जिससे उसे राहत मिली। और उसके बाद वो कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ठीक ठाक लगने लगा। और वो जताया भी कैसे, अपनी नन्हे नन्हे उंगलियों से लेखिका की उंगली पकड़ लिया, अपने पंजों से उनकी उंगली पकड़ लिया, और शायद वो जता रहा था कि वो स्वस्थ है, अब सुरक्षित है। लेखिका के मन में भी तसल्ली हुई कि चलो अब इसकी जान बच गई। और देखते देखते 3-4 मास में ही उसके शरीर पर रोए और झब्बेदार पूँछ निकल आए, और उसकी आंखें बड़ी ही मासूम, बड़ी ही चमकीली थी, जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती थी।
लेखिका ने उसने रहने का भी बड़ा खूब इंतज़ाम किया। एक फूल वाली डलिया थी, उसी को उन्होंने तार बांधकर खिड़की से लगा दिया और गिल्लू उसमें रहने लगा। गिल्लू ये अभी मैं कहानी के बीच में बता रही हूँ, लेकिन उसी दौरान लेखिका ने उसका नामकरण कर दिया था गिल्लू। जब वो ठीक ठाक हो गया, उसको रहने की व्यवस्था कर दी। लेखिका की ये खास बात है कि उनके यहाँ जितने भी पालतू पशु पक्षी हैं जिनको उन्होंने शरण दिया है, वो सारे पशु पक्षी जो भी थे वो बड़े मुश्किल हालात में थे और लेखिका को मिले या फिर लेखिका ने उन्हें संरक्षण देने की सोची, उनकी जान बचाने के लिए अपने घर में रख लिया। बहुत सारे जीव जंतुओं को उन्होंने पाल रखा था और जातिवाचक से बन गया व्यक्तिवाचक वो गिलहरी। और गिल्लू को उतने ही दिन में बहुत लगाव हो गया था लेखिका से, और जब भी वो काम करने कुछ बैठती थी, उन्हीं के आसपास रहकर वो सुकून और सुख का आनंद अनुभव करता था। और उसके लिए उसने कई तरह के उसमें आदत भी आ गई थी, सीख लिया था उसने कि कभी पर्दे पे चढ़ जाता था, कभी फूलदानी में छुप जाता था, कभी लेखिका के पैर के पास आकर कंधे पे चढ़ जाता था। सिर्फ वो इसलिए करता था क्योंकि लेखिका उसके तरफ ध्यान देती थी और उसे आनंद का अनुभव होता था कि देखो हमारे तरफ उनका ध्यान है। ये कह सकते हैं कि हर जीव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान में प्रवृत्ति होती है कि जब हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, खासकर आप बच्चों को देखेंगे कि वो बड़ों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि आप बस उनकी तरफ देखने लगते हैं, उन्हें प्यार जताने लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार बच्चे अपना ध्यान आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रोने भी लगते हैं। देखते देखते गिल्लू 1 वर्ष का हो गया। लेखिका ने यहाँ पर एक पंक्ति का प्रयोग किया है कि उसके जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत इसलिए क्योंकि बसंत का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। और लेखिका भी कह रही हैं कि नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। और उसी बीच बाकी जो गिलहरियाँ थी जो बाहर रहती थी, वो खिड़की के पास आके चिक चिक करती थी। ऐसा लगता था जैसे गिल्लू से वार्तालाप कर रही हूँ, और गिल्लू भी बड़े अपनेपन से उन सभी को देखता था। ये देखकर लेखिका के मन में विचार आया कि गिल्लू अब 1 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, इसे अपने जाति समूह में मिल जाना चाहिए। ये हम सभी की आदत होती है कि हम अपने हिसाब से या फिर अपने हम उम्र दोस्तों को ढूंढते हैं ताकि हम उनसे अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकें। ये सोच लेखिका ने जाली का कोने का एक किला निकाल दिया कि उधर से जाली थोड़ा सा उठ जाए और गिल्लू बाहर जा सके। बाहर जाने से लेखिका को भी ये सुकून मिल रहा था कि चलो भाई, गिल्लू को अन्य जीवों से अब कोई खतरा नहीं है। लेखिका के मन में तसल्ली हो गई, गिल्लू अब बाहर चला गया। वो भी कॉलेज चली गई और जब शाम में आती हैं तो जैसे ही वो घर का अपने रूम का दरवाज़ा खोलती हैं, वैसे ही गिल्लू भी उछलते कूदते हुए खिड़की से वापस फिर अपने उसी कमरे में आ जाता है जिसमें उसका झूला टंगा हुआ था लेखिका के रूम में, और अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। ये हर दिन का उसका काम हो गया। 4 बजे लेखिका आती थी और गिल्लू भी उसी समय खेल कूद कर बाहर से चला आता था। लेखिका कहती भी हैं कि पूरे दिन ऐसा लगता था जैसे वो अन्य गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर पेड़ पर इधर से उधर घूमता है और शाम में फिर वापस झूले पे चले आता है। गिल्लू की एक खास बात और भी लेखिका बताती हैं कि उन्होंने बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे थे, पर किसी में ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि जब लेखिका खाना खा रही हो तो उनके पास बैठकर उनके साथ खाना खाए। लेकिन गिल्लू लेखिका के साथ मेज़ पर खाना खाता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे ये सिखाया कि भाई थाली में नहीं बैठना है, थाली के बाहर बैठना है, क्योंकि गिल्लू उनकी थाली में बैठ जाता था। और इस तरह से बड़ा ही वो खूबसूरत पल रहा होगा उस गिल्लू के सारे जो क्रियाकलाप थे। महादेवी वर्मा यानी लेखिका के दिल दिमाग पर बिल्कुल बैठ गए थे। वो कभी न भूलने वाली घटना बन गई। और ये जो हम पढ़ रहे हैं कहानी गिल्लू, ये संस्मरण ही है, उसे कहते हैं, जो कि जीवन भर हमें याद रहे। तो हम सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, और
गिल्लू के साथ उनका बिताया पल भी ऐसा ही था। गिल्लू का जो प्रिय भोजन था वो था काजू। बड़े ही चाव से वो खाता था। कई बार तो लेखिका जब अपना काम करने बैठती थी, उन्हें परेशान वो करता था तो एक लिफाफे में रख के और उसको टेबल पे दीवार से सटा के रख देती थी दीवार के सहारे, और उसी में वो अपना सिर निकाल कर लिफाफे से बाहर देखता था और काजू खाते रहता था। उसी बीच लेखिका के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। वो घायल हो गई थी मोटर दुर्घटना में और कुछ दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। इन दौरान जब भी कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोलता था, गिल्लू दौड़कर आता था देखने के लिए, और जब देखता था कि वो लेखिका नहीं कोई और है तो उदास मन से फिर वापस अपने झूले में चला जाता था। इस बीच उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रही। घर वालों ने उसे काजू, बिस्किट, ये जो भी उसका प्रिय भोजन था, खाद्य था, वो उसे देते रहे। लेखिका जब थोड़ी स्वस्थ हुई और अस्पताल से घर आई तो जब कमरे की सफाई कर रही थी, इस बीच उन्होंने उसके झूले की भी सफाई की। उन्होंने पाया कि सारा जो काजू दिया हुआ था वो उस झूले में ही है। ये बड़ा ही विचित्र बात है कि एक उस छोटे से जीव को भी ये एहसास है कि जिसे वो प्रेम करता है, जो उसकी रक्षा करती हैं, जिनके साथ रहकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उनके ना रहने पर, उनसे दूर रहने पर उनके याद में वो कितना व्याकुल था, कितना वो दुखी था। और जब भी लेखिका आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटती थी, गिल्लू उनके सिरहाने तकिए के पास तकिए पर आकर और अपने छोटे छोटे पंजों से हौले हौले उनके बाल को सहलाता था। देखिए कितनी आत्मीयता यहाँ पर जता रहा है वो। ये हम इंसानों के बीच ज़्यादा देखा जाता है, या फिर आप देखेंगे किसी गाय को अपने बछड़े को प्रेम करते हुए किस तरह से वो अपने पूंछ से उसके शरीर पे अगर मक्खियाँ आ रही हैं या कोई गंदगी है तो हटाती हैं। इंसान का आप देखते होंगे सभी के हम लोग की आदत होती है, और ये एक इंसानी प्रवृत्ति भी है कि हम अपनों को कष्ट में खोजते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो अगर हमारी माँ या आप जिनसे सबसे ज़्यादा आपको लगाव है, दादी हैं, नानी हैं, कोई भी हैं, आपके सिरहाने बैठकर आपके सर को सहला देते हैं तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है। लेखिका को भी गिल्लू से ऐसी अनुभूति हो रही थी, और वो जब हटता था तो लेखिका को लगता था जैसे कोई परिचारिका हट गई हो, यानी कि कोई सेविका चली गई हो। गिल्लू 2 वर्ष का अब हो गया था, और गिलहरियों का जीवन अवधि भी 2 वर्ष का ही माना जाता है। और कहते हैं ना कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना होता है। उसके जाने का दुख हम सभी को होता है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। एक दिन गिल्लू दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, अपने झूले से भी नहीं उतरा। पूरे दिन वो बीमार रहा। लेखिका को मन ही मन ये डर सताने लगा कि शायद गिल्लू के जीवन का जो घड़ियाँ हैं, जो समय है, वो अब समाप्त होने को हैं। रात में भी उसे बहुत कष्ट था, और वैसी छटपटाहट में भी वो उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से उनकी उंगलियों को पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरणासन की स्थिति में बचपन में पकड़ा था। लेखिका ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा हो गया है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि रूम हीटर जलाकर थोड़ी उसके शरीर को गर्माहट दी जाए। उन्होंने यही प्रयत्न भी किया कि कुछ गिल्लू को आराम मिल जाए, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ रहा। जैसे ही सुबह हुई, लेखिका ने इस लाइन का प्रयोग किया है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी सुबह होते ही गिल्लू के प्राण पखेरु उड़ गए। अब लेखिका के दिल में, दिमाग में सिर्फ गिल्लू के साथ बिताए हुए वो पल थे, उसी की स्मृतियाँ थीं। दुखी मन से लेखिका ने उसके झूले को उतार दिया और गिल्लू को उसी सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई, यानी उसे दफन कर दिया गया। शायद इसलिए भी कि गिल्लू को वो पौधा बहुत पसंद था। उसी में वो छुपकर लेखिका को चौंका देता था जब वो फूल तोड़ने के लिए जाती थी। आज भी लेखिका उसी सोनजूही पौधे के पास खड़ी हैं, पीले फूलों को निहार रही हैं, लेकिन पीले वो
फूल को तो निहार रही हैं, परंतु यही सोच रही हैं कि काश किसी दिन गिल्लू इसमें आकर मुझे चौंका दे, यानी फूल के रूप में खिले और मैं उसे देखकर चौंक जाऊं। यहाँ लेखिका के छायावादी विचार का परिचय मिलता है, इतनी वो कल्पनाशील हैं, इस तरह से रहस्यमयी बातें सोच रही हैं कि गिल्लू आएगा एक दिन और उन्हें चौंका देगा। तो इस तरह से ये मैंने कहानी का आपको सार बता दिया। और एक बात मैं आप सभी से कहूँगी, जो भी आप विद्यार्थी हैं, कि कभी ये सोचकर आप कहानी मत पढ़िए कि आपको अपने पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर ख़त्म करना है, बल्कि ये सोचकर पढ़िए कि मुझे एक कहानी पढ़नी है। और फिर देखिए, जब कहानी को कहानी समझकर आप पढ़ेंगे कि मुझे इससे कुछ आनंद मिलेगा, कुछ सीख मिलेगी। जैसे हम लोग बचपन में अपने माता पिता या बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनते थे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता था याद करने के लिए। आप वही सोचकर कहानियों को पढ़िए, याद कीजिए। अगली वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको समझाने का प्रयत्न करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर आपको लगता है कहीं भी इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए आगे लेकर आ सकूँ। फिर मिलते हैं हम अगली